वेलकम बैक फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश भारद्वाज। इंडियन पॉलिटी की क्लास 3 में आप सबका स्वागत है। और आज का टॉपिक है शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कहता हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या क्या चीज़ें हैं, सेकंड शेड्यूल में क्या है, थर्ड में क्या है। इस तरह से 12 टोटल शेड्यूल्स हैं, तो हम उनको आज जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट शेड्यूल में देखें, फर्स्ट शेड्यूल में लिखा है नेम ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन और नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एक्सटेंट। जो आपका फर्स्ट शेड्यूल है उसमें भारत की जो स्टेट्स हैं उनके कहाँ तक उनकी टेरिटोरियल एक्सटेंशन होगी वहाँ तक, और कहाँ तक उनकी जुरिडिक्शन होगी, वो सब बातें लिखी हैं, स्टेट्स की भी और यूनियन टेरिटरी की भी। ठीक है, तो फर्स्ट शेड्यूल में है नेम ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन एज वेल एज द नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एक्सटेंट। ये सब फर्स्ट शेड्यूल में है। सेकंड शेड्यूल की बात करें हम फ्रेंड्स, तो सेकंड शेड्यूल्स में दिए गए हैं प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एमोलमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड सो ऑन ऑफ। जो आपका सेकंड शेड्यूल है उसमें प्रोविज़न है एमोलमेंट्स से रिलेटेड, अलाउंसेस और जो उनको प्रिविलेज मिलते हैं किस किस को, ये हम देखेंगे। प्रेसिडेंट्स एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, राष्ट्रपति को और राज्यों के जो भी जितने भी राज्यपाल होंगे उनको, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, उनकी जो भी पेमेंट्स होती है, जो एमोलमेंट्स होते हैं, जो उनको प्रिविलेजेस मिलते हैं, वो सब भी यहाँ पे लिखा है। उसके बाद है चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। पहला था स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। उसके बाद स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स। राज्यों की जितने भी विधानसभा होती हैं उनके जो भी स्पीकर होते हैं और डेप्यूटी स्पीकर होते हैं उनकी एमोलमेंट्स, उनके अलाउंसेस और प्रिविलेजेस, उनके बारे में भी इस शेड्यूल में लिखा हुआ है। आगे बात करें, द चेयरमैन एंड द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट। जो आपकी विधान परिषद होती है जिनमें बाइकैमरल नेचर है जिन स्टेट्स का, वहाँ पे आपके जो चेयरमैन होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के और जो डेप्यूटी चेयरमैन होंगे उनके एमोलमेंट्स, उनके अलाउंसेस वगैरह वहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है जजेस बोथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी और हाई कोर्ट के भी। ठीक है, उसके बाद आता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो कंट्रोलर है और ऑडिटर जनरल जो ऑडिट गवर्नमेंट के खाते को करता है इंडिया के, वो इस शेड्यूल में लिखा है। ध्यान रहे फ्रेंड्स, इसमें जो है आपको कई बार इस तरह से कंफ्यूज किया जाता है कि सेकंड शेड्यूल में आपके दिए गए हैं सीएम और जो भी मिनिस्टर्स हैं उनके अलाउंसेस भी दिए गए हैं। इस तरह से लिखा रहेगा, जो स्टेटमेंट गलत होगी। यहाँ पे याद रहे चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स और जो भी आपके सेंटर के मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, उनके अलाउंसेस, उनके प्रिविलेजेस और उनके एमोलमेंट्स यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं। सिर्फ यहाँ पे राष्ट्रपति के, गवर्नर के, स्पीकर के, दोनों राज्यसभा और लोकसभा के, विधानसभा के, विधान काउंसिल के, ठीक है, और जजेस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, और कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के दिए हुए हैं। क्लियर है, सेकंड शेड्यूल क्लियर हो गया होगा। थर्ड शेड्यूल की ओर बढ़ें तो थर्ड शेड्यूल में जो दिया है वो है फॉर्म्स ऑफ द ओथ्स और अफर्मेशन फॉर। जो आपके लीडर्स होंगे, कौन कौन लीडर्स होंगे वो हम बात करेंगे। उनकी जो फॉर्म्स होगी, उनकी ओथ की, जो वो प्रतिज्ञा लेते हैं जिस टाइम वो बनते हैं या खड़े होने से पहले इलेक्शन में जो प्रतिज्ञा लेते हैं, उनके बारे में इस शेड्यूल में लिखा हुआ है। तो वो कौन कौन है, किस किस की यहाँ पे लिखे हुए हैं। द यूनियन मिनिस्टर्स, जितने भी यूनियन मिनिस्टर्स हैं आपके, ठीक है, चाहे आपके यूनियन मिनिस्टर में आपके गृह मंत्री वगैरह, ठीक है, रक्षा मंत्री वगैरह जितने भी हैं, उन सबकी ओथ्स और अफर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद द कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, जो कैंडिडेट पार्लियामेंट के लिए खड़ा होगा इलेक्शन के लिए, उसकी ओथ और अफर्मेशन भी इसी शेड्यूल में लिखी हुई है। उसके बाद दी एमपीज़, जो एमपीज़ होंगे, जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होंगे, उनकी ओथ्स और अफर्मेशन भी यहाँ पर है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होंगे उनकी ओथ्स एंड अफर्मेशन भी इसी शेड्यूल में लिखी हुई है। किस शेड्यूल में, थर्ड शेड्यूल में। उसके बाद बात करें द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनकी ओथ और अफर्मेशन भी इसी शेड्यूल में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद द स्टेट मिनिस्टर्स, जितने भी स्टेट्स के मिनिस्टर होंगे, हर राज्य के जितने मिनिस्टर होंगे, उनकी भी इसी में लिखी हुई है। याद रहे यहाँ पे सीएम की नहीं लिखी है, सिर्फ स्टेट मिनिस्टर्स की लिखी हुई है। ठीक है, आगे बात करें द कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेटिव, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव के लिए जो भी मेंबर खड़े होंगे उनकी ओथ भी इसी शेड्यूल में है। आगे बात करें द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, जितने भी एमएलएज होंगे उनकी ओथ एंड अफर्मेशन भी होगी। ठीक है, द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जो भी जजेस होंगे उनकी ओथ भी इसी शेड्यूल में है। याद रहे यहाँ पे प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट
इन दोनों की ओथ और अफर्मेशन यहाँ पर नहीं लिखी हुई है। ध्यान रहे, आपको कंफ्यूज भी किया जा सकता है कि थर्ड शेड्यूल जो है वो ओथ और अफर्मेशन के बारे में है, जहाँ पर ओथ और अफर्मेशन है ऑप्शन होंगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फिर एमएलए और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, इस तरह से लिखा होगा, जो यहाँ पे प्रेसिडेंट की गलत होगी क्योंकि थर्ड शेड्यूल में प्रेसिडेंट की ओथ एंड अफर्मेशन नहीं लिखी हुई है। ओके, फोर्थ शेड्यूल की बात करें, फोर्थ शेड्यूल में लिखी हुई है एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड द यूटीज। जो राज्यसभा में जो सीट्स होंगी कि कितने एक स्टेट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाएंगे राज्यसभा के लिए, वो भी इसी शेड्यूल में, फोर्थ शेड्यूल में लिखी हुई है। ठीक है, फोर्थ शेड्यूल में लिखी हुई है कि राज्य से कितने मेंबर आपके राज्यसभा में जाएंगे, हर राज्य से कितने मेंबर आपके राज्यसभा में जाएंगे या आपकी यूटी से कितने मेंबर जाएंगे। ठीक है, आपको पता है हर 6 साल बाद वो रिटायर हो जाते हैं, तो इसी तरह से कितने मेंबर होंगे वो उनकी नंबर जो है लिखा हुआ है फोर्थ शेड्यूल में। फिफ्थ शेड्यूल की बात करें, प्रोविज़न रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड द शेड्यूल ट्राइब। इसमें प्रोविज़न लिखे हुए हैं और उनके किस तरह से उनको एडमिनिस्टर करना है जो आपके शेड्यूल एरियाज़ है। ध्यान रहे, फिफ्थ शेड्यूल में आपके शेड्यूल्स एरिया हैं, फिफ्थ शेड्यूल में आपके शेड्यूल्स एरिया है, उनका कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ पे लिखे हुए हैं और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में भी इसी में लिखा हुआ है। सिक्स शेड्यूल की बात करें तो प्रोविज़न रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज़। ध्यान रहे, जो सिक्स शेड्यूल है वो है ट्राइबल एरियाज़। सिक्स शेड्यूल में ट्राइबल एरियाज़ आपका वर्ड यूज़ है, जबकि फिफ्थ शेड्यूल में आपका शेड्यूल एरियाज़ है। आपको इस तरह कन्फ्यूज किया जा सकता है कि फिफ्थ शेड्यूल जो है वो आपका ट्राइबल एरियाज़ है के बारे में बताता है, लेकिन फिफ्थ शेड्यूल आपका शेड्यूल एरियाज़ के बारे में बताता है। ट्राइबल एरियाज़ आपके सिक्स शेड्यूल में। ध्यान रहे, और वो ट्राइबल एरियाज़ कौन कौन है, वो हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, सेम है, फिफ्थ और सिक्स दोनों सेम है, बस फ़र्क है यहाँ पे शेड्यूल एरियाज़ हैं जो नॉर्थ ईस्ट की कुछ एक स्टेट्स हैं, और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है और नॉर्दर्न जो हिली स्टेट्स हैं वो भी हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सिक्स शेड्यूल में आपके ट्राइबल एरियाज़ हैं। ट्राइबल एरियाज़ हैं आपके कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये चार जो हैं आपके ट्राइबल एरियाज़ हैं, इनको ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है कि ट्राइबल एरियाज़ कौन कौन से हैं, तो आप कन्फ्यूज़ ना करें। ठीक है, सेवन्थ शेड्यूल देखें, डिवीजन ऑफ द पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3, वेयर लिस्ट 1 इज यूनियन लिस्ट एंड लिस्ट 2 इज द स्टेट लिस्ट एंड द लिस्ट 3 इज द कंकरेंट लिस्ट। होता क्या है कि आपके जो भी लॉज बनेंगे वो डिपेंड करेगा कि कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर आपकी स्टेट्स भी मतलब अपने लॉ बना सकती हैं। हर स्टेट में खुद अपने लॉज होते हैं, जैसे उनकी जो विधानसभा होती है हर स्टेट की, वहाँ पर इस तरह से लॉ बनाए जा सकते हैं कुछ एक टॉपिक्स के ऊपर। लेकिन कुछ एक टॉपिक्स जो होते हैं वो यूनियन लिस्ट में होते हैं, जिसको हम लिस्ट ए टॉपिक बोलते हैं। लिस्ट ए टॉपिक यूनियन लिस्ट के हैं, जहाँ सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल्स बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलाउ नहीं होता। और एक लिस्ट 3 होती है जो कंकरेंट लिस्ट होती है, मीनिंग कि वहाँ पर लॉज जो हैं दोनों की सहमति से बनाए जा सकते हैं। वहाँ पे यूनियन भी लॉ बना सकती है और आपकी राज्य सरकार भी आपके कानून बना सकती है। ठीक है, क्लियर है। तो सेवन्थ में है डिवीजन ऑफ द पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ लिस्ट ए, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट बढ़े, एट्थ शेड्यूल की बात करें, इसमें दिया गया है टोटल 22 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड इन एट्थ शेड्यूल, इनिशियली इट वाज 14। जो आपका बोलते हैं ना एट्थ शेड्यूल की लैंग्वेज है, ये एट्थ शेड्यूल की लैंग्वेज नहीं है, 8वीं अनुसूची की लैंग्वेज है, इस तरह से हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में कितनी लैंग्वेज हैं, टोटल 22 भाषाएं हैं, और 22 भाषाओं में से 14 जो है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम थी, लेकिन थोड़ा जैसे जैसे अमेंडमेंट्स हुई तो और भाषाएं भी इसमें इंक्लूड गई। अब हम देखें कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एट्थ शेड्यूल की लैंग्वेजेस, आपको कन्फ्यूज़ किया जा सकता है। और ध्यान रहे, इंग्लिश इज़ नॉट अ एट्थ शेड्यूल लैंग्वेज। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंग्लिश भाषा 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है। आपको इस तरह से कन्फ्यूज किया जा सकता है कि इंग्लिश इज अ एट्थ शेड्यूल लैंग्वेज, ट्रू और फॉल्स, तो ये फॉल्स है, इंग्लिश नहीं है। देखते हैं हम कौन कौन सी भाषाएं एट्थ शेड्यूल में आती हैं। नंबर 1 पे आती है असामीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मैथिली, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी और संथाली।
ये लैंग्वेजेस जो हैं आपकी 8th शेड्यूल की लैंग्वेजेस हैं। तो ये लैंग्वेज आपको याद होनी चाहिए। इसके लिए आप इनको याद करने के लिए इंडिया का एक मैप बना सकते हैं, जिस पे आप इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि किस स्टेट में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। जैसे पंजाब, ठीक है, तो नॉर्थ में पंजाब है, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में, ठीक है, इस तरह से लैंग्वेजेस आप कर सकते हो। संस्कृत, तेलुगु, तेलुगु कहाँ पे बोली जाती है, इस तरह से लैंग्वेजेस को आप आसान से मैप बना के इसको याद रख सकते हो। बात करें 9th शेड्यूल की, तो 9th शेड्यूल में है आपकी वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन मोस्टली रिलेटिंग टू द लैंड रिफॉर्म्स। देयर आर 284 सच एक्ट्स। दिस शेड्यूल वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट इन 1951, which provided that by incorporating any laws into it, the state would make it immune from judicial scrutiny। मतलब 9th शेड्यूल में आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ 284 कानून हैं जिनको जो मतलब 1951 में जो आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसमें इनमें डाला गया था, और ये प्रोविज़न किया गया था कि ये सभी लॉज जो हैं जुडिशियल स्क्रटनी से इम्यून होंगे। जुडिशियल स्क्रटनी से इम्यून होने का मतलब कि कोई भी जुडिशियल केस इनके अगेंस्ट नहीं किया जा सकता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इन लॉज के अगेंस्ट, ठीक है। तो जो आपका 9th शेड्यूल है उसमें प्रॉपर्टी से लेकर लैंड रिफॉर्म से लेकर 284 लॉज हैं, ठीक है। 10th शेड्यूल की बात करें, प्रोविजंस रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द लेजिस्लेटर ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय द 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1984। इट इज़ आल्सो नोन एज द एंटी डिफेक्शन लॉ। कोई भी मेंबर, कोई भी जो सदस्य होता है, मंत्री होता है या एमएलए होता है, उसके अगेंस्ट एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है। ये आपका 10th शेड्यूल में लिखा है। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है कि अगर वो कुछ पार्टी के नियम नहीं मानता है तो उसको वहाँ से पार्टी अपने इससे निकाल सकती है। और ये कब ऐड किया गया था? 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में, ठीक है। आगे बात करें 11th शेड्यूल की। 11th शेड्यूल स्पेसिफाइज द पावर्स, अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत्स। It has 29 matters. This schedule was added by the 73rd Amendment Act of 1992। 11th शेड्यूल में आपके पंचायती राज के बारे में लिखा गया है, जिसमें पंचायती राज की पावर्स, उनके अथॉरिटी और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं इनके बारे में लिखा हुआ है, जिसमें पंचायत के पास पूरे 29 मैटर हैं जिनके ऊपर वो मतलब रिस्पॉन्सिबल और जिनकी पावर उनके ऊपर होती है। टोटल जो मैटर हैं वो 29 से। कब ऐड किया गया था इसको? 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। और सेम 12th भी है, लेकिन 12th में म्यूनिसिपैलिटीज़ है, ठीक है। वही पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज़। इट हैज़ 18 मैटर। याद रहे, पंचायत के पास 29 मैटर हैं जबकि म्यूनिसिपैलिटीज़ के पास 18 मैटर हैं। और ये कब ऐड किया गया था? 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट है और ये 74th अमेंडमेंट एक्ट है, ये 1992 के हैं दोनों, ठीक है। 11th है आपका पंचायती राज के बारे में और 12th है आपका म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में। पंचायत के पास हैं टोटल 29 मैटर और इनके पास है 18, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ शेड्यूल, कुछ अनुसूचियाँ जो हर एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ गलती आपको वीडियो में लगती है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि मैं इस तरह के वीडियोस मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपको उपलब्ध करवाता रहूँ। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए